Now, the Honorable Minister, please. उपसभापति जी, मैं सदन का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने एक सर्वानुमति इस गंभीर विषय पर दिया है। हम न्यायपालिका की गरिमा का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायपालिका की गरिमा के सम्मान का स्वर भी संसद की गरिमा के साथ गया है। इसके लिए मैं सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समय की सीमा मैं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब मैंने कानून मंत्री बनने के बाद इस प्रयास की शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश लिया था। उन्होंने कहा था कि ये विषय बहुत दिन से लंबित है, इस पर सोचना चाहिए, कार्रवाई करें आप। उसके बाद मैंने जूरिस्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने 26 पॉलिटिकल पार्टी को पत्र लिखा। और आज जब मैं सर्वानुमति देख रहा हूं तो मैं सोनिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं मायावती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी, रामगोपाल यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं जयललिता जी, ममता बनर्जी जी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, प्रकाश करत जी, सुधाकर रेड्डी जी, श्री शरद पवार जी, इन सबों ने पत्र लिखकर इस मैंने शरद यादव पहले ही बोल दिया, आपने सुना नहीं? अच्छा, मैं शरद यादव जी दोबारा, मैं सबों का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं दो बातें। हम कोई काम हड़बड़ी में नहीं कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं यह विषय रिकॉर्ड पर आना चाहिए कि 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990 में आया, लैप्स किया। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1997 में आया, 98 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2003 में आया और 120th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2013 में आया। किस किस कमीशन ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए? वेंकटचलैया कमीशन 2002, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2007, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 214th रिपोर्ट 2008, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 21st रिपोर्ट, 28th रिपोर्ट, 44th रिपोर्ट। अब पिछले 22-24 वर्षों में इतना अधिक विभिन्न समितियों की अनुशंसा हुई है, इसलिए कोई हड़बड़ी में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दूसरी बात कहनी है, संसद को संविधान के अंतर्गत अपनी शक्तियों पर संशय क्यों होता है? हमें पावर दिया गया है कानून बनाने का, किसी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन जब संसद देश की अपेक्षा, आशा, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है तो संसद को संविधान के अंतर्गत अपनी विधेयक बनाने की शक्ति का भी तो एहसास होता है। अगर वो चैलेंज होता है तो देखा जाए, हम जवाब देंगे उसका। लेकिन चैलेंज हो इसलिए हम विधेयक को पास करने से हिचकें, ये थोड़ा मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। द पार्लियामेंट मस्ट हैव फुल ट्रस्ट in the ability of the parliament to pass the law in the circumstances. राजू शुक्ला जी ने सम्मानित सदस्य हैं सर। अब सर उन्होंने एक बात कह दी कि 6 महीना पहले आप मान गए होते। लिखते पढ़ते तो अच्छा है लेकिन होमवर्क नहीं करते। अब मैं उनको क्या बताऊं? ये बिल आया था, हमने राज्यसभा से पास किया था, स्टैंडिंग कमेटी। आप जरा शांत होकर बैठिए। आप कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं ना? जब केंद्रीय मंत्री बोलते हैं तो शांति से सुना जाता है। शांति से बैठिए आप। You can instruct him at home. तो सर मैंने उनको बताया कि वो स्टैंडिंग कमेटी गया, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाइए और आपने वहां इंड्यूस किया, वो लैप्स कर गया। तो हमारी गलती से पास नहीं हुआ, ये थोड़ा आप होमवर्क ठीक करिए। चलिए अब आप शांत होइए, शांति से सुनिए, मैंने आपको करेक्ट कर दिया। अब सर जो इशू उठाए गए हैं, आई वुड लाइक टू टेक वन बाय वन। सर, आई एम ए वेरी स्मॉल political activist and I'm also a very small lawyer with limited experience.
I am not a very eminent lawyer in spite of all the friends who have tried to say But that. you are the law minister of the great country, India. Sir, I am the law, yes, I know that. But sir, to say that I have not studied the functioning of various judicial commissions, with greatest respect, sir, I have studied the structure given by so many commissions for the last more than 24 years. I had the widest consultation possible with so many eminent jurists, including Mr. Tulsi and Parasran sitting here. And after that, we have come with a mechanism which has got the widest support here in this entire house. That to say that I have not done my homework, with the greatest respect, sir, I have not to comment beyond anything that, sir. Now, sir, quickly I will take the points, sir. Many members said, why only this commission? What about accountability? Mr. Rajiv, Arun Jaitley's speech, I know. In principle, he supported the doctrine of accountability. But that should be a part of the same mechanism is a larger question. Let me tell you, the Judicial Standards Accountability Bill, you know, is already pending. What is the mechanism there? For inquiry into complaint, declaration of assets and liability, judicial statement of values, everything is there. Therefore, if we load everything in the appointment commission, it will become too cumbersome. And I think my government very rightly feels that as far as inquiry into complaint against judges are concerned, that must be dealt with by judiciary alone. Impeachment should not be the avenue for all the complaints. Therefore, all these things are here. The government will move it appropriately after consideration, and surely you will have enough time to speak upon that. Sir, the second issue raised was, sir, there must be state commissions. The DMK, the AIDMK member, Mr. Navneet Krishna, rightly raised that. Sir, under the Constitution, the power of appointment of the judge of a High Court or a judge of the Supreme Court vests with the President of India. And in the accompanying bill, which we shall debate subsequently, we have clearly given that the Chief Minister's role needs to be recognized as far as consultation is concerned. Therefore, if we go for a state commission, it may be constitutionally vulnerable. But the concerns of the state, we have duly factored in the subsequent bill, which we are going to move subsequently thereafter. Now, sir, I come to the issue of eminent persons. All right. The eminent person, sir. I'll explain that in the bill very elaborately. Your concerns will be addressed. Sir, the eminent person, sir, who is appointing the eminent person? The Prime Minister of India, the Chief Justice of India, the leader of opposition, the leader of the largest party in the Lok Sabha. They all are eminent people. They are governing the country. One is the head of government, one is the head of judiciary, and one is the leader of opposition. Should we not trust their collective wisdom to select really eminent people? If they can govern the country well, I am sure they can select eminent people well too. That's how I see it. Please allow me. Please allow me. Let him complete. Let him complete. Allow me to speak. Sir, therefore, let us leave it to their collective wisdom. But the standards are available. Some Honorable Mr. Jaitley pointed out. Others can come in regulation. But at least for once, let me agree with Mr. Rajiv Shukla on one issue. Why should we who are in politics do not always trust our abilities to have the best selection possible? Trust us. Differences can be there. Why not? But differences, there's a mechanism to overcome that difference, and surely that will be there. Now, sir, a question was raised why we have left the rotation part, sir. Our issue is very simple. Suppose, sir, there is a woman law minister. She can be, maybe the eminent people selection process can have a different one. Suppose there is an eminent minority woman. She can represent both the issues. Suppose there is an eminent scheduled caste woman selected. Both the issues can be considered. Therefore, that flexibility ought to be there when we talk of eminent persons. सर, एक विषय के बारे में शरद जी ने भी कहा और माननीय मायावती जी ने भी विषय, सर, ये विषय बहुत गंभीर है. मैं स्वयं जेपी मूवमेंट का एक प्रोडक्ट रहा हूं, तो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में देश की विविधता का सम्मान होना चाहिए. ये आपकी बात बहुत सही है. और जो आपने कहा कि अपने दलित वर्ग के, शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के, पिछड़े वर्ग के
न्यायाधीश कम आते हैं, चिंता की बात है। और मैं देश घूमता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत से अच्छे लोग हैं, योग्य लोग हैं, और जो हम नया आर्किटेक्चर बना रहे हैं, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो दोनों सदनों का ये जो कलेक्टिव विल है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको नोट करेगा और ऐसे लोगों के बारे में आना चाहिए, इसकी चिंता होगी। मेरे मन में एक कल्पना है उपसभापति जी, मैं हाउस के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो जुडिशियल कमीशन बने उसका डाटा बनना चाहिए। नहीं, समय का आपको मालूम ट्रेन है, मैं इतने ही निवेदन करूंगा, बैठ जाइए थोड़ा, कि 68 बरस में ये कहीं किसी जगह जो नियत हम बोलते हैं वो जमीन पर नहीं आई है। ये आपका दोष नहीं है, पूरे सिस्टम का है। इसके बारे में क्या, किस रास्ते से आप इसमें मजबूती लाएंगे, ये मैं आपको जो मैं बता रहा हूं, जब दूसरा बिल आएगा तो मैं इसकी विस्तार से और चर्चा करूंगा। लेकिन चूंकि आपने कहा, तो मेरे मन में क्या कल्पना है जब मैं सोचता हूं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन रहा है, इसका जो दफ्तर हो उसके बाद एक डाटा बैंक होना चाहिए। ये चर्चा माननीय मायावती जी ने भी की। जो विभिन्न हाईकोर्टों में दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के अच्छे वकील हैं, वो कैसा केस बहस कर रहे हैं, जजमेंट माइनॉरिटी भी रिपोर्टेड कितने हैं, क्या चीजें हैं, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैं दूसरा बिल लाऊंगा तो बताऊंगा कि हाईकोर्ट से तो नाम शुरू होगा, लेकिन नेशनल जुडिशियल कमीशन को भी अधिकार होगा कि हाईकोर्ट के बारे में नॉमिनेशन दे सके। तो उसमें हम इन चीजों की चिंता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर संकल्प हो तो रास्ता निकल सकता है। और आज जब हम एक इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं इस पूरे नियुक्ति की प्रक्रिया में, तो वो इस देश की सामूहिक चिंता और बदलने के संकल्प का द्योतक है, और मुझे लगता है कि इसकी कार्रवाई में उसको हम पूरा कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है, और अभी मैं अंबेडकर जी का एक कोट देना चाहता था जो तुलसी जी आपने दिया। सर, व्हाट हैज श्री अंबेडकर, एंड सर आई ऑलवेज से ऑल द यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट that please study Ambedkar ji more. He really has done a great contribution in creating that fine balance in the Indian Constitution. So let me elaborate what Tulsi stated. What he said: we don't want to give veto to the President of India for appointment of a judge. We don't want to give a veto to the legislature in the appointment of a judge so that political consideration may not come about. And we don't want to give a veto power to the Chief Justice of India, because as a human being, he will also have the same failing and failures. What a fine balance they created, sir. Therefore, this whole issue of empowerment, the whole issue of respecting the diversity of India, which needs to be reflected in the judiciary of India, is certainly an issue on which the entire polity is won today. तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। सर, मुझे एक अंत में बात कहनी है। जुडिशरी के वर्किंग के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए, उसमें एक लंबी बहस होगी। पेंडेंसी है, करप्शन है, कमजोरियां हैं। राजीव, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन. Why the collegium system could not produce a judge like B.R. Krishna Iyer? This country is entitled to ask this question today. And sir, do you know? He was 7th in the seniority list, yet he was brought to the Supreme Court because of his eminence, because of his caliber. I will reflect upon more when I speak on the bill. But today, the country wants people of eminence to be there in the selection panel, and people also want people of talent and promise to become judges. That is what this commission envisages, sir. And therefore, I will cut short my speech, sir. I have a lot to speak. The time to vote and the time to give one clear message that this House respects the independence of judiciary, the dignity of judiciary, and this House also respects the supremacy of Parliament. That's what I have to say, sir. The Constitution 121st Amendment Bill 2014. Motion for consideration has already been moved. I shall now put the motion regarding the consideration of the bill to vote. The question is that bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Now, under the Article 368 to the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Therefore, I have to take division.